जो है हमारा चौथा भाग है। इससे पहले हमने 3 भाग पढ़ा दिए हैं। जो व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप प्लेलिस्ट पे जा करके इससे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ में आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएं और आप हमारे साथ यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखें। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो भी हैं किसी न किसी कृषि के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जहाँ पर भी एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न आते हैं वहाँ पे आपको यहाँ से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो डेनमार्क, इंग्लैंड, हॉलैंड और यूएसए। जो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है इंग्लैंड। ठीक है, जो जर्सी गाय है उसका उत्पत्ति स्थान जो है वो इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है, गाय व भैंस का ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है? 21 दिन, 18 दिन, 27 दिन, 30 दिन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 21 दिन होगा। और ऋतु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए सभी पशुओं के आप ऋतु चक्र जरूर याद कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध उतारने के लिए सहायक हार्मोन है ACH, AH, PTH या ऑक्सीटोसिन? तो यहाँ पे जो आंसर आपका है ऑक्सीटोसिन होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? स्ट्रिपिंग जिसको बोलते हैं चुटकी विधि, दूसरा है नकलिंग जिसको बोलते हैं अंगूठा विधि, और है पूर्ण हस्त विधि जिसको फुल हैंड मेथड बोलते हैं, और सभी। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी रोग नहीं होता है और दूध आसानी से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य गुण वाले पशुओं को 4 से 6 वंशों तक मिलाने को क्या कहते हैं? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप इनको ध्यान से इन पॉइंटों को समझ लें। यहाँ पे सिर्फ समान गुण वालों की बात करा, समान गुण वाले, और 4-6 वंशों तक मिलाने को मतलब कई सारे वंश तक मिलाने को तो क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। तो यहाँ पर इनब्रीडिंग होगा क्योंकि उनके सेम ही वंशज होंगे तो उनमें इनका जो प्रजनन होगा वो इनब्रीडिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब असमान गुण वाले पशुओं को क्या कहें? ठीक है, तो यहाँ पे असमान गुण वाले होंगे तो यहाँ पे पहला है ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग या फिर लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ असमान में होगा आउट ब्रीडिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं? विभिन्न मतलब कई अलग नस्लों को। तो लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग। तो यहाँ पे जो होगा आपका आंसर क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रीडिंग से रिलेटेड थे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप तीनों देख लीजिए और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हे में नमी का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे pH मान भी पूछ दिया जाता है तो हे से रिलेटेड pH मान याद कर लीजिए और नमी याद कर लीजिए। हे है, साइलेज है, तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ लें अच्छे से। तो यहाँ पहला ऑप्शन है 10 से 12%, दूसरा है 15 से 20%, अगला है 20 से 25%, अगला है 60 से 65%। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है आपका वो है 15 से 20%। अगला, भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है एग्जामों में। तो पहला ऑप्शन है बीटल, दूसरा है जमुनापारी, अगला है बर्बरी, फिर है सुरती। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी नस्ल है वो जमुनापारी है। अगला क्वेश्चन है, जमुनापारी बकरी का जन्म स्थान है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो जो जमुनापारी बकरी की नस्ल है इसका है उत्तर प्रदेश। ये जो है एटा पता है, ठीक है, यहाँ पे है इटावा के आसपास का क्षेत्र। अब है, सुअर में मधुचक्र कितने दिनों का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मधुचक्र हर मतलब पशु के आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर है 21 दिन, 42 दिन, 19 दिन, 15 दिन। तो सुअर का जो मधुचक्र होता है वो होता है 15 दिन। फिर सुअर में गर्भकाल होता है, मतलब कितने दिन का गर्भकाल होता है? 120 दिन का, 114 दिन का, 105 दिन का, 100 दिन का। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 114 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची नस्ल की भेड़ है
नेलोरी, डकनी, सोनाली, नाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ऊंची की बात कर रहा है, ठीक है, लंबी की नहीं बात कर रहा है, तो ऊंची जो होगी वो नेलोरी होगी। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के पेट का कौन सा भाग नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑप्शन है एबोमेजम, फिर है ओमेजम, अगला है रोमेन और सभी। तो जो ऊंट में जो एब्सेंट होता है वो होता है ओमेजम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के पेट के कितने भाग होते हैं? 3, 2, 4, 1। तो ऊंट में एक एब्सेंट होता है जो होता है ओमेजम, और तो यहाँ पे बचे कितने? 3 भाग। तो यहाँ पे 3 भाग होंगे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भेड़ में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 145 दिन, 150 दिन, 120 दिन, 183 दिन। तो यहाँ पे आंसर होगा 150 दिन। अगर एवरेज की बात करता है तो 145 से 150 दिन होता है। ठीक है, तो आप इसको 145 से 150 भी याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप वहाँ पे करेंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे 150 दिन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CSWRI, तो ये जयपुर, वाराणसी, अंबिका नगर, नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा अंबिका नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंगोल किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो यहाँ पे देखेंगे, अंगोल जो होती है वो गाय की नस्ल है। अगर यहीं पे अंगोरा होती तो बकरी की नस्ल होती, तो यहाँ अंगोल है। ठीक है, गाय की। अगला, भैंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैंस में कृत्रिम यौन के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 39, 45 और 32। तो यहाँ पे जो आंसर आपका एग्जैक्ट है वो है 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाय में कृत्रिम यौन के लिए आवश्यक तापमान, पहले भैंस के लिए बता दिया, अब गाय के लिए है। तो 41, 39, 42 और 45। तो यहाँ पर जो आंसर होगा गाय के लिए जो होगा वो 41 होगा। ठीक है, अगर सिर्फ कृत्रिम की बात करता तो कृत्रिम की ओनली ना गाय रखा होता ना भैंस, तो वहाँ पे होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ कृत्रिम यौन की अगर बात करता ना गाय होती ना भैंस, तो वहाँ पे 42 ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान है? 7.4, 6.8, 6.4, 7.2। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा पीएच मान होगा वो 6.8 होगा, बी ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन हर क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लें। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशु के ठहरने की संभावना होती है? तो यहाँ पे 35%, 60 से 65%, 80% और 100%। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 60 से 65 हो जाएगा, लेकिन ये जो होता है लगभग 60 से 75% तक होता है। ठीक है, 60 से 75% तक चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनीर में नमी की मात्रा कितने % से कम नहीं होनी चाहिए? मतलब कितना रहनी चाहिए? तो 65%, 70%, 60% और 55%। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 70%, मतलब 70% तो होनी चाहिए, से कम नहीं होनी चाहिए। फिर अगला, डबल टोन दूध में वसा की मात्रा होती है? अब यहाँ पे जितने डबल टोन्ड मिल्क, सेपरेटा मिल्क, ये जो भी हैं क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, आप प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा, देखिए, पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा है 0.5, तीसरा है 3 और चौथा है 4.5। तो यहाँ आंसर होगा डबल में 1.5%। ठीक है, फिर है, साधारण आइसक्रीम में वसा होती है? जो साधारण आइसक्रीम है उसमें वसा कितने % पाई जाती है? 14%, 10%, 8%, 12%। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 10%। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में स्थिर रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इमल्सन, सॉल्यूशन, कोलाइड्स, कोई नहीं। तो जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है कोलाइड्स के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें। 0.10, 0.15, 0.20, इनमें से कोई नहीं। तो जो ताजा दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है 0, यहाँ पे ऑप्शन होगा 0.10 होगा, लेकिन 0.10 से लेकर के 0.14 तक होती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, मक्खन के लिए सुगंधित घटक है? लैक्टिक अम्ल, डाई एसेटाइल, एसिटाइल मिथाइल, कार्बिनॉल।
तो जो मक्खन में जो महक आती है, घी वगैरह है, तो उसमें जो आती है डाई एसेटाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। डाई एसेटाइल आप याद रखेंगे। अगर कहते घी में महक का कारण तब भी डाई एसेटाइल ही लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता का छेना बनाने हेतु चाहिए भैंस का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, भेड़ का दूध, ऊंट का दूध। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, अच्छी गुणवत्ता का छेना बनाने के लिए गाय का दूध चाहिए होता है। ठीक है।